गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आयुष्मान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हम ट्रांसफार्मर यूनिट को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ट्रांसफार्मर की परिभाषा, ट्रांसफार्मर की विशेषताएं और ट्रांसफार्मर के सिद्धांत के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज हम ट्रांसफार्मर की मूल संरचना के बारे में बात करेंगे और ये चीज़ समझेंगे कि जो उसके इंटरनल पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स को क्या क्या बोलते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। ठीक है, मूल संरचना की जब भी हम लोग बात करते हैं तो इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने एक डायग्राम बनाया था बेसिक सा। उस बेसिक से डायग्राम के अंदर मैंने ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, तो हम लोग उसी डायग्राम को वापस बनाते हैं और उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर के अंदर ऐसा कुछ मैंने डायग्राम बनाया था, ऐसा कुछ फ्रेम टाइप कुछ था और उसके ऊपर मैंने क्या करा था, दो इलेक्ट्रिकल सर्किट बांधे थे। किस साइड में? एक तो इस साइड में बांधा था और एक इस साइड में बांधा था। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या चीज़ बताई थी कि हम लोग क्या करते हैं ट्रांसफार्मर की वर्किंग के अंदर, हम लोग क्या करते हैं सर्किट के इन दोनों में से एक सर्किट को हम लोग सप्लाई देते हैं और वो भी कौन सी सप्लाई देते हैं? एसी सप्लाई देते हैं। और यहाँ पे इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के कारण इस दूसरे सर्किट के अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इन भागों के नाम के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाम की अगर अपन बात करते हैं तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर दो सर्किट हैं और दो सर्किट के अंदर दो कुंडलियाँ हैं। ठीक है, एक तो ये कुंडली और एक ये कुंडली। तो इस टाइप के ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या बोलते हैं? टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। क्या बोल रहा हूँ मैं? टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, यानी ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके अंदर दो कुंडलियां हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और आती है, क्या आती है कि जिस सर्किट को हम लोग सप्लाई देते हैं, यहाँ पे कौन से सर्किट को सप्लाई दी है हमने? इस वाले सर्किट को, इसको नहीं दिए। ठीक है, तो जिस सर्किट को हम लोग सप्लाई देते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं प्राथमिक परिपथ। कौन सा? प्राथमिक परिपथ। और इस सर्किट के अंदर जो कुंडली बनी हुई रहती है, ये जो कुंडली बनी हुई है कौन से वाले में? इस प्राथमिक परिपथ में जो कुंडली बनी हुई है उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। क्या बोलते हैं? प्राथमिक कुंडली। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जिस परिपथ के अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक परिपथ और उस कुंडली को हम लोग नाम देते हैं द्वितीयक कुंडली। ठीक है, द्वितीयक कुंडली। ठीक है, इसको इंग्लिश के अंदर हम लोग नाम देते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, अब ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट, जिस पार्ट के ऊपर हमने बेसिकली जो वाइंडिंग बांधी हुई है, इस पार्ट का नाम होता है क्रोड। क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोड। क्या बोलते हैं? क्रोड। ठीक है, ये बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है ट्रांसफार्मर का। ठीक है, अब इस ट्रांसफार्मर के स्ट्रक्चर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं संरचना के हिसाब से। कैसे? एक तो मैंने जस्ट अभी बनाया है, इसके अंदर मैंने क्या बोला, एक कोर बनाया है, उस कोर के दो अलग अलग स्टैंपिंग के ऊपर वाइंडिंग को बांधा है, यानी जो दोनों के दोनों परिपथ है ना, उन दोनों के दोनों परिपथों को अलग अलग स्टैंपिंग के ऊपर बांधा है। ठीक है, इस जैसे मैं प्राइमरी वाइंडिंग को जैसे अगर P1 और P2 बोल देता हूँ और इसको मैं क्या बोल देता हूँ? S1 और S2। ठीक है, सेम ऐसा का ऐसा स्ट्रक्चर, यानी ट्रांसफार्मर की संरचना वाइज एक और स्ट्रक्चर बनता है। उस स्ट्रक्चर का निर्माण कैसा होता है? वो ट्रांसफार्मर के अंदर ऐसा कुछ कोर बना हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे क्या है कि हमने अलग अलग कोर के ऊपर अलग अलग स्टैंपिंग के ऊपर वाइंडिंग बांधी हुई है। इस दूसरे केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ एक ही स्टैंपिंग के अंदर वाइंडिंग बांधेंगे। ये क्या कारण है कि हमने एक स्टैंपिंग के ऊपर बांधा? उसका सिंपल सा ये कारण है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जब भी हम लोग इसको सप्लाई देंगे, ये क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा और उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ये वाइंडिंग आएगी और उसके अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। यहाँ पे अगर आप नोट करोगे ना तो यहाँ का जो चुंबकीय क्षेत्र है ये कैसे बनेगा? ऐसे पूरे पार्ट के अंदर बन रहा है, पर ये जो वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग कहाँ पे? सिर्फ इस ही भाग के अंदर आ पा रही है। ठीक है, और ये जो बाकी ऊपर वाला केस है और ये यहाँ का केस है और यहाँ पे जो भी हवा है, इन हवा के अंदर जो भी चुंबकीय फ्लक्स जा रहा है या चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है ना, वो एक तरीके से वेस्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। उपयोग सिर्फ कहाँ पे हो रहा है? सिर्फ उस फ्लक्स का उपयोग हो रहा है जो फ्लक्स इस वाइंडिंग के अंदर से जा रहा है। ठीक है,
ऐसा फ्लक्स जो फ्लक्स उपयोग में नहीं आ रहा है, उस फ्लक्स को हम लोग या तो क्षति बोलते हैं या फिर उसको एक सा नाम दिया जाता है लीकेज फ्लक्स। ठीक है, अब उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे प्रकार के ट्रांसफार्मर की संरचना करते हैं। दूसरे वाले जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी संरचना ऐसे कुछ होती है कि जो वाइंडिंग होती है ना, वो वाइंडिंग इन दोनों यानी बाहर वाले स्टैंपिंग के ऊपर ना करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक कॉमन स्टैंपिंग बनाते हैं बीच के अंदर, और बीच के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर वाइंडिंग बांधते हैं ऐसे कुछ। ठीक है, ये जैसे प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, और उसी वाइंडिंग के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग को बांधते हैं। तो सेकेंडरी वाइंडिंग जस्ट इसके ऊपर ऐसे करके कुछ बंधती है। ठीक है, और ये ऐसे कुछ यहाँ पे बाहर आती है। ठीक है, ये जैसे उसका स्ट्रक्चर हो जाता है। यहाँ पे जैसे जो प्राइमरी वाइंडिंग रहेगी ना, उस प्राइमरी वाइंडिंग के टर्मिनल यहाँ से निकल के आएंगे इन दोनों रेड वाले पार्ट से, और जो सेकेंडरी वाला जो टर्मिनल है ना, वो यहाँ से यानी एक ब्लैक और एक रेड पार्ट से निकल के आएंगे। ठीक है, ये जो सिरे हैं, इन सिरों को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी वाइंडिंग। जैसे इसको मैंने P1 और P2 बोल दिया, और इसके अंदर इसको क्या बोल दिया मैंने, S1 और S2। यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो वाइंडिंग है ना, वो एक ही स्टैंपिंग के ऊपर लगाई हुई है। क्यों लगाई हुई है, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि एक स्टैंपिंग के अगर अपन ऊपर लगाएंगे तो वो जो फ्लक्स यहाँ पे वेस्ट हो रहा था ना, वो वेस्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सारा का सारा फ्लक्स इसके ऊपर ही जो वाइंडिंग है, उसी वाइंडिंग के ऊपर एक तरीके से लिंक हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे लीकेज फ्लक्स नाम की चीज़ बहुत कम मात्रा के अंदर रहेगी। ठीक है, ये जैसे स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, अब इन दोनों स्ट्रक्चर में से ऐसा जो स्ट्रक्चर रहता है ना, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्रोड प्रकार का, यानी क्रोड टाइप का ट्रांसफार्मर। ठीक है, कौन सा, क्रोड टाइप का ट्रांसफार्मर। ठीक है, और ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमने अंदर की साइड में वाइंडिंग बांधी है, उसको हम लोग बोलते हैं शेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। कौन सा, शेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली रहती है इस वाले में। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग कोई ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ ध्यान रखनी रहती है। एक चीज़ अपने को समझनी है पहले कि मैंने क्या बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, वोल्टेज को या तो बढ़ाता है या फिर घटाता है। ठीक है, यानी अगर वो वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो जो अपने को आउटपुट में मिलेगा वो वोल्टेज इनपुट की बजाय ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो जो ज़्यादा वोल्टेज वाली साइड होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं हाई वोल्टेज साइड। कौन सी बोलते हैं, हाई वोल्टेज साइड। और जो कम वोल्टेज वाली साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं लो वोल्टेज साइड। ठीक है, तो इस वाले स्ट्रक्चर में क्या चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो दोनों वाइंडिंग है ना, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो इनमें से जो प्राइमरी साइड होती है ना, यानी एक तरीके से जो साइड, मतलब जरूरी नहीं प्राइमरी, हो सकता है सेकेंडरी भी हो, कि वो वाइंडिंग जो कि लो वोल्टेज साइड है, यानी जो लो वोल्टेज साइड है ना, उस साइड को हम लोग अंदर की साइड में रखते हैं और हाई वोल्टेज को एक तरीके से बाहर की तरफ रखते हैं। इसका कारण क्या है, सिर्फ इतना सा कारण है कि हमें ये चीज़ पता है कि जो लो वोल्टेज साइड होती है ना, उस लो वोल्टेज साइड को इंसुलेशन की हाई वोल्टेज की तुलना में कम आवश्यकता रहेगी। ठीक है, तो ये जो लो वोल्टेज साइड को हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में रख पा रहे हैं किसके, स्टैंपिंग की साइड में, तो उससे क्या होएगा, अपने को इंसुलेशन की एक तरीके से कमज़ोर इंसुलेशन की आवश्यकता रहेगी किसकी तुलना में, हाई वोल्टेज की तुलना में। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब जैसे बात आती है संरचना के अंदर भी कि ये जो चीज़ है ना, ये कोर जो अपन ने बनाया है, ये कोर जो मैंने बनाया है और ये जो वाइंडिंग बनाई है, ये बेसिकली बनी हुई किससे होती है। ठीक है, तो बेसिकली जब भी हम लोग वाइंडिंग्स की बात करते हैं तो वाइंडिंग दोनों केसेस में या किसी भी केस के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि वो बनी भी रहे किसकी, कॉपर की। किसकी, कॉपर की या फिर तांबे की, एक ही चीज़ होती है। हिंदी में हम लोग कॉपर को तांबा बोलते हैं। ठीक है, और ये जो चीज़ बनती है ना, यानी ये जो मैंने कोर बनाया है, दोनों के केस के अंदर भले से शेल प्रकार का हो भले से कोर प्रकार का हो, ये जो वाइंडिंग रहती, ये जो कोर बनता है ना, ये कोर बनता है बेसिकली स्टील का। किसका बनता है, मैं बोल रहा हूँ स्टील का। और उस स्टील का निर्माण कैसे होता है, 3% तो उसके अंदर सिलिकॉन होती है। क्या होती है, सिलिकॉन होती है, और उसके अंदर 97% लोहा होता है। क्या होता है,
लोहा होता है। ये इसके निर्माण का प्रकार रहता है, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है यहाँ पे इसके निर्माण के अंदर, किसके निर्माण के अंदर, कोर के निर्माण के अंदर, कि हम लोग जब भी अगर कोर के ऊपर वाइंडिंग बांधेंगे ना, तो अगर आप यहाँ पे नोट कर पा रहे हो तो एक छोटे से स्ट्रक्चर के अंदर मैं इस साइड भी वाइंडिंग बांध रहा हूँ और यहाँ पे भी वाइंडिंग बांध रहा हूँ, तो अगर वो क्लोज्ड है ना तो वहाँ पे वाइंडिंग बांधना ईजी नहीं रहेगा, ठीक है। अब ईजी नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इस पूरे के पूरे कोर को 2 भागों में बांट लें, ठीक है। 2 भागों में ऐसे बांटें कि एक भाग पे अपन पहले वाइंडिंग बांध लें और दूसरे भाग पे फिर वाइंडिंग बांध लें और उन दोनों को एक तरीके से मिक्सअप कर दें, ठीक है। और इसके अंदर भी जैसे अगर आप देख रहे हो यहाँ पे क्या होएगा कि ये पूरा का पूरा जो पार्ट है जिसपे अपन वाइंडिंग बांध रहे हैं वो क्या है, अंदर की साइड में है। तो यहाँ पे भी अगर अपने को वाइंडिंग बांधनी है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक भाग के ऊपर वाइंडिंग बांध लेते हैं और इस दूसरे भाग को इसके अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब कैसे ऐड करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ये जो ट्रांसफार्मर रहेगा, कौन सा, कोर टाइप का जो ट्रांसफार्मर रहेगा, इसके अंदर इस पूरे कोर को 2 भागों में बांटेंगे, एक तो एल शेप सीधा शेप और एक उल्टा एल शेप, ठीक है। कौन से, 2 प्रकार के, ठीक है। एक तो एल शेप सीधा और एक उल्टा एल शेप, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों शेपों पे पहले तो इस शेप पे एक वाइंडिंग बांध लेंगे और एक इस शेप के ऊपर बांध लेंगे और दोनों को एक तरीके से मिक्सअप कर देंगे, ठीक है। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोर टाइप का ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर होता है वो कौन से शेप के स्टील से बना हुआ रहता है, तो वो बना हुआ रहता है एक तो एल और एक उल्टा एल, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो ये रहेगा ना स्ट्रक्चर, ये बेसिकली स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा या तो एक तो आई टाइप के स्ट्रक्चर के ऊपर, यहाँ पे हम लोग वाइंडिंग बांधते हैं, और एक रहता है ई टाइप के स्ट्रक्चर के ऊपर, किसके ऊपर, ई टाइप के स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। और एक सिंपल ऐसा आई टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो वाइंडिंग रहती है ना इस भाग के ऊपर बांध लेते हैं और इसको इसके ऊपर फंसा देते हैं और ये वाले भाग इन दोनों साइड के अंदर ऐड हो जाते हैं और पूरे ट्रांसफार्मर की संरचना कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि दोनों के दोनों जो कोर होते हैं वो कैसे कैसे शेप से बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि हम लोग क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे ये सिलिकॉन क्यों इस्तेमाल किया गया, ये सिलिकॉन इसलिए इस्तेमाल किया गया ताकि इसके केस के अंदर, किसके केस के अंदर, जो अपन ने इस्तेमाल करा है ना लोहा, उसके अंदर चुंबकीय क्षति नहीं हो, ठीक है। चुंबकीय क्षति कैसे होती है, अपने को पता है, अगर हम लोग प्योर लोहा इस्तेमाल करेंगे ना तो प्योर लोहे की ऐसी टेंडेंसी होती है कि अगर वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ज़्यादा समय रहेगा ना तो वो क्या करेगा, चुंबकत्व को ग्रहण कर लेगा और एक तरीके से जो चुंबक अपना बन रहा है ना उसकी टेंडेंसी मतलब ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। यानी ये क्या होएगा, एक तरीके से ये जो लोहा है उसको कमज़ोर करेगा, ठीक है। तो इस कारण एक क्षति होती है, हम लोग पढ़ेंगे लास्ट के अंदर, आगे इसके अंदर इसी यूनिट के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेसिस क्षति। कौन सी, हिस्टेरेसिस क्षति, ठीक है। तो इस क्षति को कम करने के लिए सिर्फ हम लोग इस दोनों का एक तरीके से मिक्सचर करके हम लोग इनको बनाते हैं, किनको, क्रोड को, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि ये जो हमने एक तरीके से ये शेप बनाया है ना, आई ई और यहाँ पे एल और उल्टा एल, ये जो शेप बनते हैं ना, इन शेप से जो कोर बनता है ना, ये कोर कभी भी ठोस लोहे का नहीं होता है। ठोस लोहा मतलब कि हम लोग ऐसा नहीं करते कि बहुत मोटा सा एल शेप ले लिया, उसके ऊपर वाइंडिंग बांध दी और फिर बहुत मोटा सा उल्टा एल ले लिया, इस केस के अंदर बहुत मोटा ई या आई शेप ले लिया, ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये जो कोर बनता है ना, इस कोर के अंदर पतली पतली पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। पतली पत्तियाँ क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पे एक और क्षति होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एडी धारा क्षति। ये कौन सी क्षति हो, इसके बारे में भी हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना सा जानना है कि इसकी संरचना कैसी होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको पतली पतली पत्तियों के अंदर बनाते हैं। उस पत्ती को, जैसे ये पत्ती बनी हुई है आई शेप की हो या ई शेप की, तो इस पत्ती के दोनों तरफ, इस साइड भी और इस साइड भी हम लोग क्या करते हैं, वार्निशिंग से इंसुलेशन करते हैं, यानी वार्निश करके लेमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो भाग रहता है ना साइड वाला, इस भाग को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। अब बहुत सारी आई शेप की जब पत्तियां रहेंगी उन सबको हम लोग क्या कर लेंगे, चिपका लेंगे, और ऐसे ही बहुत सारी ई शेप की रहेगी उनको चिपका लेंगे।
इनकी एल शेप की रहेगी बहुत सारी को, उनको चिपका लेंगे, फिर उनके ऊपर वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। और ये जो पत्तियां अपन इस्तेमाल कर रहे हैं ना, यानी कौन सी मैं बोल रहा हूँ, पत्तियां, कौन सी पत्तियां किसकी हैं, ये सिलिकॉन और लोहे से बन के मिलके बने स्टील की, ठीक है। तो इन पत्तियों की जो मोटाई रहती है, मैं क्या बोल रहा हूँ, पत्तियां इस्तेमाल की जा रही है। तो यहाँ पे अपने को एक चीज़ और याद रखने वाली है कि ये जो पत्तियां रहती है ना, इनकी मोटाई रहती है 0.25 mm से 0.27 mm के मध्य, ठीक है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है कि जो सिलिकॉन स्टील की आपने पत्तियां इस्तेमाल करी है कोर के अंदर, वो कितनी मोटी रहती है, ठीक है। ये बेसिक सी संरचना होती है किसकी, ट्रांसफार्मर की, ठीक है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्या करा, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट बनाया। इस फॉर्मेट के अंदर, इस फॉर्मेट को अपन ने एक नाम दिया, क्या बोला, क्रोड। दोनों केसेस में इसको हम लोग क्रोड ही बोलते हैं, ठीक है। अब उस क्रोड के ऊपर अपन ने क्या करा, वाइंडिंग बांधी दोनों साइड में। 2 सर्किट चाहिए थे, यहाँ पे भी अपन ने 2 सर्किट बनाए हैं, ठीक है। और उनमें से, इन दोनों सर्किट में से जिस सर्किट को आप सप्लाई दे रहे हो, उस सर्किट को हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और जिस सर्किट में आउटपुट में सप्लाई मिल रही है उसको हम लोग बोल रहे हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। दोनों के केसेस के अंदर यही है, ठीक है। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर, और इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम लोग बोलते हैं शेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। ये जो कोर रहता है, ये कोर किससे बना हुआ रहता है, स्टील से बना हुआ रहता है। इसमें 3% तो सिलिकॉन रहती है और 97% लोहा रहता है। ये जो एक तरीके से वाइंडिंग है वो किसकी बनी हुई रहती है, कॉपर की या फिर तांबे की, ठीक है। इसके बाद ये जो पत्तियां अपन ने इस्तेमाल करी जो कि सिलिकॉन और लोहे से बनी हुई है, ये पहले तो इनके शेप ऐसे रहते हैं, किस शेप के, किसके केस के अंदर, शेल टाइप के अंदर, और कोर टाइप में ऐसे कुछ रहते हैं, ठीक है। और इन पत्तियों की मोटाई कितनी रहती है, 0.25 mm से लेके 0.27 mm के बीच में, ठीक है। ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ और आती है संरचना के अंदर ही, इन्हीं के अंदर, कोर के अंदर ही, जैसे मैं उसको हल्का सा बनाने की कोशिश करता हूँ। भाई देखिए ना, हम लोग जैसे अगर इस कोर की अगर अपन बात करें, अगर कोर जैसे मैं अगर ऊपर से बनाऊँ, ऐसे अगर मैं मोटा बनाता हूँ, ठीक है, एक तो जैसे 3D मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, और एक ऐसे बनाता हूँ मैं, देखिए ना, कोर ऐसा कुछ, ठीक है। ये दोनों मतलब ये ऊपर का व्यू है, बाकी ये पूरा कंप्लीट ऐसे बना हुआ रहेगा नीचे 3D के अंदर, ठीक है। जैसे ये पूरा ऐसे बन के, इनके अंदर भी ऐसे शेप आएंगे पूरे के पूरे अगर अपन बनाएंगे। तो ये जो कोर रहता है ना, जितने बड़े जो ट्रांसफार्मर रहते हैं ना, उनके अंदर ये सॉलिड एक तरीके से रॉड की जगह हम लोग इस शेप के अंदर, मतलब ये देखिए ना, पूरा अगर अपन बनाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, ये ऐसे करके ये पूरा बनेगा, है ना। मतलब ऊपर से अगर अपन देखेंगे तो ये जैसे अगर मैं गोला काट देता हूँ सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में, तो ऐसा कुछ रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। ऐसा कोर हम लोग जो भी बड़े ट्रांसफार्मर रहते हैं ना, उस ट्रांसफार्मर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप्ड कोर, ठीक है। क्यों करते हैं, बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जो वाइंडिंग बांधते हैं ना, वो वाइंडिंग किसकी बनी हुई रहती है, कॉपर की, और कॉपर बहुत ज़्यादा महंगा एक तरीके से धातु है, ठीक है। तो अगर आप, और जितना हम लोग कॉपर बांधते हैं ना, उस कॉपर के हिसाब से ट्रांसफार्मर के अंदर एक क्षति होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर लॉस या फिर ताम्र हानि, ठीक है। अब क्योंकि ये जो ठोस पार्ट है ना, इस ठोस पार्ट पे एक तो आप वाइंडिंग को बांधोगे, और एक इसके ऊपर अगर बांधोगे ना, तो इसकी तुलना में यहाँ पे जो वाइंडिंग के अंदर जो तांबा लग रहा है ना, एक तरीके से कम लगता है, ठीक है। जैसा कि दिख रहा है ये पूरा गोल शेप लेने की कोशिश कर रहा है, तो गोल शेप अगर बनेगा और एक अगर चौकोर शेप बनेगा, तो इन दोनों की तुलना में जो गोल वाला शेप रहेगा ना, उसके अंदर तार कम लगेगा, ठीक है। और तार कम लगेगा तो अपने को 2 फायदे होंगे। क्या फ़ायदे होंगे, एक तो कॉपर कम लग रहा है तो कॉपर का पैसा कम लग रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, क्योंकि कॉपर कम लग रहा है तो कॉपर के कारण जो होने वाली हानि है, जिसको हम लोग कॉपर लॉस बोलते हैं, वो कम, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि हमने ये जो स्टेप्ड कोर है,
क्यों इस्तेमाल किया। ठीक है, कई बार हमसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि हम लोग ट्रांसफार्मर के अंदर एक तरीके से जो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर जो कोर रहता है उसकी तुलना के अंदर इसको स्टेप्ड कोर को क्यों एक तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिक सा क्या कारण रहा, हमने यहाँ पे समझा कि जो बेसिक कारण था वो ये कारण था कि जैसे ही अगर हम लोग स्टेप्ड कोर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो यहाँ पे दो फायदे होते हैं। क्या फ़ायदा रहता है? पहली चीज़, क्योंकि कॉपर कम लग रहा है तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर की जो कॉस्टिंग रहेगी उस कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट कटिंग हो रही है, यानी वो सस्ता बन रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हानि होने वाली है, कौन सी हानि होने वाली है, ताम्र हानि, वो कम हुई होगी। ठीक है, ये जो आज अपन ने डिस्कस किया ये बेसिक स्ट्रक्चर था या मूल संरचना थी ट्रांसफार्मर के अंदर, ट्रांसफार्मर की, जिसके अंदर हमने क्या चीज़ पढ़ा कि ट्रांसफार्मर के कोर दो प्रकार के रहते हैं, उनके ऊपर अपन वाइंडिंग कैसे बांधते हैं और कौन ट्रांसफार्मर के कौन से भाग को क्या बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट के अंदर अपन ने क्या पढ़ा कि कोर के अंदर स्टेप्ड टाइप का जो स्टेप्ड कोर होता है वो क्या होता है और उसको लगाने से अपने को क्या फ़ायदा होगा। वो आज जो अपन ने पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हैव ए नाइस डे।